उपाध्यक्ष भाई आलोक शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सक्रिय और जुझारू मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हुजूर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी यशस्वी विधायिका बहन कृष्णा गौर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सपनानी जी, रणवीर जी, राहुल जी, योगेश जी, हरिशंकर जी, मुकेश जी, लोकेंद्र जी, महेंद्र जी, जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण और इस सभा कक्ष में उपस्थित, और केवल जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, आज केवल इस सभा कक्ष में नहीं, सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी मंडलों में और हर एक बूथ पर उपस्थित कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा और बोलते रहे, इसलिए कि आज मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि रघु जी भाई साहब ने एक आयुर्वेदिक औषधि मुझे प्रदान की है, अरे वो तो एक बार मैं रूट के चला गया था, जैसे फिर से पकड़ के ले आया, लेकिन लगातार बोलते रहने के कारण गला थोड़ा आज गड़बड़ है। गला भी सोचता हुआ किस कसाई के पल्ले पड़ गया, सुबह से लेकर रात तक बोलता ही रहता है। लेकिन अगर बेहतर कुछ कर पाए, देखिए कोई कितने समय मुख्यमंत्री रहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि अगर रहा तो कैसे काम किया, और अगर अच्छा काम किया, जो भी अच्छा किया, तो उसके पीछे ठाकरे जी का आशीर्वाद, उनके छत्र छाया में, उनके स्नेह की छाया में हमने काम करना सीखा। प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जैसा साथ है वो देव दुर्लभ है, और आप सब कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है वो सचमुच में असंभव है। और इसलिए अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आपको जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब तो मामा हूं, मामा। सचमुच में अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, ये बुलडोजर भी बहुत पहले से चल रहा है, अभी चर्चा में आया है। अभी बीडी शर्मा जी जब बोल रहे थे तो मुझे 2005 याद आता है। हमारे जो युवा कार्यकर्ता उनमें से कई उस समय बच्चे रहे होंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का आतंक था। गड़हिया गिरोह, मुकेश को तो पता होगा, जगजीवन गिरोह, ठोकिया ठोकता था। आपको पता नहीं, लाइन में खड़े करके गांव में घुस के गोलियों से भून दिए जाते थे। शाम के 5 बजे के बाद कई जिलों में घरों से नहीं निकलते थे कि निकले तो पता नहीं कब कौन अपहरण करके ले जाए। और तब जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैंने बैठक की थी एक ग्वालियर में, सतना में भी जो उन्होंने कहा मैंने कहा था, और साफ कह दिया था कि ये डकैत मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और मुझे चंद्रगढ़ में डकैतों को जो ढोंकना शुरू किया,
तो या तो ऊपर चले गए या जेलों में गए या सबने आत्मसमर्पण कर दिया और आज की तारीख तक कोई बड़ा सूचीबद्ध गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा नहीं हो पाया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और मैं एक बात साफ करूं, कांग्रेस में क्यों नहीं मनी लेना? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलता था। पुलिस को अगर कह दो, प्रशासन को अगर कह दो तो फिर कैसे बुलडोजर चलते हैं रोज देख रहे हैं। आज भी देखा होगा इंदौर में, आप देखा कि नहीं देखा? कोई दबंग, गुंडा और बदमाश कहीं राज्य शासन के ऊपर जा सकता है? मसल के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा क्या चल। सिमी के रेलवे को हम लोगों ने ध्वस्त किया, अपनी सरकार ने ध्वस्त किया। दिग्विजय मुख्यमंत्री थे तो हुए हथियार निकलते, झरनिया कांड, पता नहीं कौन कौन से कांड, उस नेटवर्क को ध्वस्त किया। कांग्रेस के जमाने में नक्सलवादियों ने कांग्रेस के एक मंत्री की गर्दन गांव में जाकर काट दी और लोग सोचते थे होगा क्या, नक्सलवाद रुकेगा कैसे? मुझे कहते हुए गर्व है कि अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद के बड़े कदमों को वहीं थाम दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ नहीं पाए। और आपने देखा होगा सिमी के आतंकवादी जब जेल तोड़ के भागे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में भोपाल के अगल बगल में ढेर कर दिए गए। और उसके बाद उन आतंकवादियों ने कहा कि भैया ताला लगा के चाबी तुम ही ले जाओ, अब हमें कहीं नहीं जाना, जेल में ही रह गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दम है। और आज भी मुझे ये कहते हुए, क्योंकि यह संस्कार है भारतीय जनता पार्टी, सज्जनों के लिए हमारी सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अब ऐसे लोग जो बहन और बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखें, कोई दुराचारी हो तो मुझे बताओ कि केवल जेल भेज के हम चैन की सांस ले लेंगे? जेल चला गया, फिर पता चला जमानत हो गई, फिर आ गया। और जो सोच समझ के हमने तय किया, बहन और बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे, तबाह कर दिए जाएंगे। केवल जेल जाने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई ऐसी हो कि कांप जाए। और ये अभियान जारी है, जारी रहेगा। जमीनों की, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब यही एक ऐसा अपराधी मिल गया जो मासूम बेटियों के साथ दुराचार करता था। 4 आजीवन कारावास की सजा मिली है और सारे आसियाने तोड़ के फेंक दिए। कैसे लोग रहने के काबिल हैं? और इंसानों के साथ इंसानियत का बर्ताव होगा, लेकिन सठम साक्ष्यम समाचरे, दुष्टों को कुचल दिया जाएगा। वो कार्रवाई जारी रहेगी। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूं, अभी चारों तरफ आप देखेंगे गेहूं की फसल कितनी शानदार है। आज मैं दिल्ली इसलिए गया था कि गेहूं के रेट बढ़ रहे और मध्य प्रदेश का गेहूं एमपी बीट के नाम से जाना जाता है। अपना सरवती, कंपनियां कहती सोने जैसे दाने। और ऐड में जितनी मेरी बहनों देखती फूलती हुई रोटियां, आशीर्वाद पता नहीं कौन कौन सी आईटीसी कौन कौन दिखाते हैं, फूलती हुई रोटियां वहां के गेहूं से बनती मध्य प्रदेश का। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के गेहूं को अब निर्यात करेंगे पूरी दुनिया में। और जहां निर्यातकों के साथ बैठक थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई थी, पीयूष गोयल जी और
उनके मंत्रिमंडल के साथ जितनी समस्याएं बताई, एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे के रैक नहीं मिलते, पोर्ट में जगह नहीं मिलती, जितनी चीजें बताई हमने सबका समाधान कर दिया। और मैं एक मांग और मुझसे की थी आज कि कम से कम जो गेहूं एक्सपोर्ट करें, आप निर्यात करें दुनिया के देशों को, उस पर मंडी टैक्स ना लें। तो आज हमने ये भी फैसला कर दिया कि जो दुनिया के बाहर के देशों में मध्य प्रदेश का गेहूं जाएगा, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा, हमारा गेहूं जाएगा। एक अपनी दृष्टि है विकास की और जनता के कल्याण की दृष्टि। अध्यक्ष ये भी बता दें, उनकी सरकार 15 महीने की सरकार, और 15 महीने में क्या कहर ढाया है। कार्यकर्ता भी जरा सोच लेना भैया, जब उनकी सरकार थी एक पार्सल भोपाल क्या, राजू मीणा सारी दुकानें तोड़ के फेंक दी, सूरज मारन अपने कार्यकर्ता, जगह जगह उन्होंने बदमाशों पर नहीं कार्यकर्ताओं पर कहर ढाया था। वल्लभ भवन लूट का अड्डा बन गया। उस समय के मुख्यमंत्री के पास विधायकों से मिलने का टाइम नहीं था, लेकिन कहीं कर ठेकेदार आ जाए तो भव्य स्वागत करो, दरवाजे बंद, लेन देन की बातें चालू। अरे हमारी सरकार मिशन की सरकार है, उनकी सरकार कमीशन की सरकार है, कमीशन की सरकार है। मध्य प्रदेश का सारा विकास ठप हो गया। अभी पीटी शर्मा जी सड़कों की बात कर रहे थे। अब छोटे बच्चों को नहीं पता, जो हमारे युवा उनको भी नहीं पता, कभी सड़कें 2003 के पहले की देखी। बेटा तुम तो मामा के राज में पैदा हुए, तो चिकनी सड़कें देखी है तुमने। एक जमाना था कि गड्ढों में सड़क थे, कि सड़क में गड्ढा थे, क्या गड्ढा में गड्ढा था, यही पता नहीं चलता। रोडों के नाम कोई हाजमा रोड कहता था, कोई और रोड कहता था। रोड पे कम चलती थी गाड़ियां, खेतों में ज्यादा कूदती थी, खेतों में से कभी। कोई याद करे कांग्रेस कब हो रहा है, अगर सड़क पे गाड़ी चल जाए तो गाड़ी खाए हिचकोले, हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी के साथ साथ हड्डियां भी चटक जाती। और ये रामेश्वर शर्मा बैठे, ये गर्मी के दिनों में राम धुन गाते थे, बिजली नहीं मिलती थी, चड्डी बनियान पहन पहन के लोग निकलते थे, टावल लपेट के। ये सच्चाई। रात भर जब अप्रैल की मई की गर्मी में बिजली नहीं आती थी, तो टावल लपेटे ही हवा करते रहते थे लोग। क्या करते, वो दुर्दिन देखे नहीं है। आज तो अगर घंटा 2 घंटा बिजली चली जाए तो वही खबर बन जाती है, बाद में वही खबर बन जाती है। पानी क्या था पता नहीं, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। और जैसे ही कमलनाथ आए, फिर सारे विकास के काम ठप, सारे काम ठप कर दिए। एक के बाद एक योजनाएं बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी बेटियों ने क्या बिगाड़ा था, हम शादी करते थे बेटियों की, 27,000 रुपया उस समय देते थे। कमलनाथ कहने लगे नहीं मैं 51,000 दूंगा। लोग प्रसन्न, के अपने 51,000 मिलेंगे, बेटियों की शादी हो गई, बेटियां विदा भी कर दी गई। और कई जगह तो भांजे भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। तबाह कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था। लेकिन आज मुझे कहते हुए सब गर्व है। आज 24 तारीख है, 24 मार्च। 23 मार्च की रात में अपनी सरकार में, शपथ की सरकार में, उस समय तो अकेले मुख्यमंत्री नहीं दी थी, कुछ दिन तो बनवेनार भी थी, मंत्री बहुत दिनों बाद बन पाए। लेकिन वो ऐसा भयानक समय था कोविड का। लेकिन कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपने भी कमाल।
सेवा ही संगठन नड्डा जी ने मंत्र दिया, हमारे कार्यकर्ता जुट गए, बसों से पैदल आ रहे थे, उनको सरकार ने बस में बिठाया, कार्यकर्ताओं ने भोजन कराया, चाय नाश्ता पानी, यहां तक के कार्यकर्ताओं ने और हमारे अध्यक्ष ने जूते तक, जिनके नंगे पांव थे उनके पांव में जूते पहनाने का। अच्छा, पैसा कमरना दादा को छोड़ के ही नहीं गए, मामला साफ था। लॉकडाउन लग गया 24 तारीख, खजाने में पैसा नहीं, टैक्स आने की संभावना नहीं, लेकिन खर्चा कोरोना से निपटने का, गरीबों की रोजी रोटी चलाने का। एक बार तो मैं भी हिल गया था, काम कैसे चलेगा, जहां चाह होती वहां राह निकल जाती है। मुझे कहते हुए गर्व है कि गरीबों के खाते में पैसा डालना हो, किसान को उत्पादन को खरीदना हो, बच्चों को स्कॉलरशिप देना हो, किसी काम के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी, किसी काम के। आज कांग्रेस चिल्लाते कर्जा ले लिया। तुम तो कर्जा लेके घी पीते थे, हमने तो कर्जा लेके जनता की सेवा की और कर्जा भी उतना ही आए जितना भारत सरकार ने सीमा तय कर रखी है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनका अभिनंदन करूंगा। 1 रुपया किलो गेहूं हम देते थे, एक व्यक्ति को 5 किलो तक। प्रधानमंत्री जी ने तय किया 5 किलो फ्री देंगे, 1 रुपया में 10 किलो गेहूं। एक ने आने को कदम उठाए और दूसरी लहर जैसी भयानक थी, आप सबने देखी, अभी भी याद आती तो रोंगटे खड़े हो जाते। रात भर जगते थे हमारे विधायकों के, रात भर जिलाध्यक्षों के, पदाधिकारियों को फोन आते थे, फलाने अस्पताल में ऑक्सीजन 2 घंटा की बची है बस। प्रधानमंत्री जी ने भी कमाल किया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल चल गई, खाली टैंकर भेजे गए एयरफोर्स के विमानों से और रेल में भरा के भरे भरे टैंकर आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयों की व्यवस्था। उस कठिनतम समय में भी यह प्रयास किया कि कैसे भी जनता की जिंदगी बचे, और सबसे बड़ा काम हुआ जिसके लिए प्रधानमंत्री का ताली बजा के आप अभिनंदन कीजिए, वैक्सीन बनाने का काम। इतने लोग आज बैठे पूरे मध्य प्रदेश में मुझे सुन रहे हैं। बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले भारत की किसी सरकार ने कभी किसी महामारी की वैक्सीन बनाई थी क्या? अरे जोर से बताओ, बनाई थी क्या? हम निर्भर करते थे अमेरिका बना दे, रूस बना दे, चीन बना दे, जर्मनी बना दे, हम तो उनसे फिर ले लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों की टीम बनाई और 1 साल के अंदर वैक्सीन बन गई और 181 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। आज जो हम सुरक्षित हैं, तीसरी लहर में जो असर नहीं हुआ कोविड का, उसका सबसे बड़ा कारण है ये कोविड की वैक्सीन जो मोदी जी ने बनवाई। मोदी जी का अभिनंदन, हमारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन। सबने लगवा ली कि नहीं लगवाए? आज बताओ कौन कौन ने लगवाए। और अब तो 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने, बाकी हमारे विरोधियों ने बहुत बड़ा फैलाया, लगवा मत लेना, पता नहीं मोदी जी क्या लगा दें, बचोगे कि नहीं बचोगे, भ्रम फैलाने की कोशिश की। और बाद में अंधेरे में राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे मायावती हो, सब लगवाया। पहले लोगों में भ्रम है, उससे जनता की जिंदगी को हम सुरक्षित कर पाए। मुझे वो दृश्य भी याद आते हैं, कई लोग हमें छोड़ के चले गए, उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे, माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, कहां जाए, क्या करें ये बच्चे। तब हमने तय किया कि वो बच्चे केवल उस परिवार के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं, और हमारे रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है।
उन बच्चों को 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे, 5,000 रुपया महीना दे रहे, निःशुल्क राशन दे रहे, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे और काम धंधे से नहीं लग जाएंगे, तब तक ये पैसा हम उनको देते रहेंगे, ये मदद हम करते रहेंगे। कई योजनाएं, कोविड योद्धा जैसी योजना, इनकम नियुक्ति जैसी योजना, कोविड में काम करने वाले हमारे काम करते करते शहीद हो गए, वैसे भाई और बहनों के लिए हमने चलाए। और एक बात और आज कर रहा हूं, भोपाल पूरा प्रदेश सुन रहा है, हमारे कई बच्चे कोविड के अलावा भी अगर उनके माता पिता नहीं है तो उनकी जिंदगी कठिनाई में गुजरती है। कुछ दुष्ट उनका दुरुपयोग करते हैं, कोई भीख के काम में लगाने की कोशिश करता है, कोई बुरी आदत लगा के बुरे धंधों में फंसाने की कोशिश करता है। इस सरकार में हमने फैसला किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। मामा और इस सरकार के रहते कैसे अनाथ है? मुझे हर जगह पर निर्देश दिए गए कैसे बच्चों को रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे मिले, समझाएं। कई बच्चे मानते नहीं, बाद में भाग जाते। एक बार हमने सबको लेके आए, उनमें से कुछ बच्चे भाग गए, लेकिन उनको समझा के बुझा के उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं प्रदेशवासियों को, विशेषकर कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को एक बात और गर्व के साथ बताना चाहता हूं। कोविड के इस कठिन काल में मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% रही है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। विकास दर मतलब हमारा प्रदेश का जो पूरा उत्पादन सकल, खेतों का, कारखानों का, गांव में बनने वाली बाकी चीजों का, वो जितनी तेज गति से बढ़ता है उसको आंकते, उसकी रफ्तार मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में 13-14 हजार रुपया प्रति व्यक्ति आई थी 2003 के पहले। आज अपनी सरकार के कारण, केंद्र के नेतृत्व के कारण मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय एक साल में बढ़ के 1,24,000 रुपया हो गई है। ये भारत सरकार के आंकड़े। पूरी देश की अर्थव्यवस्था में पहले मध्य प्रदेश का योगदान 3.6% था, अब बढ़ के 4.6% हो गया। हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने की हम कोशिश करते रहेंगे। कांग्रेस को किसानों की बात करने का हटेगी, कर्जा माफ क्या तो दिया, लेकिन कुल कितने का किया? 6,000 करोड़ का, और उनमें भी आधे बैंकों को पर डाल दिए कि आधे तुम दो। सहकारी बैंक बर्बाद कर दिए। मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश वासियों से और कार्यकर्ता बहनों भाइयों से, 2 साल में 1,72,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाले पूरे मध्य प्रदेश। कितने डाले? फिर से बताओ कितने डाले? ये रट जाना चाहिए। हम तो किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, जिन्हें 1,72,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाले। ये कमलनाथ, तुमने तो 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया था, हमने वो कर्जा देना फिर शुरू कर दिया। मैं हैरत में रह गया। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं, कमलनाथ की सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था, 2,200 करोड़ रुपया प्रीमियम ही जमा नहीं किया। आते ही कोविड काल में हमने वो प्रीमियम जमा किया। रबी का अलग, खरीफ का अलग, 2,200 करोड़ एक बार, 3,000 करोड़ एक बार, और किसान को 9,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का पैसा उस कोविड के काल में दिलाने का काम किया दोनों फसलों का। इनकी कर्ज माफी 6,000 करोड़ की जो आधे बैंकों के थे, और हमने 2 साल में 17,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डाल दिए। 17,000 करोड़ रुपया। बिजली पर सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हर साल 3 किस्तों में। मेरे मन में आया कि चौथी बार बनाए मामा 4,000 तू भी डाल, तो 6 और 4 10,000 हो गए। अगर किसानों के काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं का से आंकड़े चाहिए।
अध्यक्ष जी पूरी सीट 1,72,000 करोड़ की अपन नीचे तक भेजेंगे ताकि कार्यकर्ता बताए कि कितना किसानों के खाते में डाला। अभी गरीबों की बात अध्यक्ष जी कर रहे हैं। गरीब की जरूरत क्या है? आज पूरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी के लिए सस्ता राशन कभी दिया था क्या कांग्रेस ने? इतने सालों तक राज करती रही। कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और मकान के मामले में आज मैं फिर कहना चाहता हूं, शहरों, गांव, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गांव में हमने तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 60% पैसे प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 40% प्रदेश की सरकार डालती है। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। एक साल में 10 लाख मकान बना के गरीबों को दे दिए जाएंगे। एक साल, दूसरे साल फिर 10 लाख बनाएंगे, तीसरे साल फिर 10 लाख बनाएंगे। अभी 24 लाख बन चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा मकानों का प्रधानमंत्री जी के हाथों गृह प्रवेशम का कार्यक्रम होगा। लेकिन यह संकल्प है अपना कि मध्य प्रदेश की धरती पर 3 साल में कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। ये मैं ग्रामीण क्षेत्र का बता रहा हूं। शहरी क्षेत्र का अलग है। 5 लाख के आसपास मकान कंप्लीट हो चुके हैं। और शहरों में भी हर एक को हम जमीन देकर अलग मकान बनाने में जगह के कारण कठिनाई है। लेकिन मल्टी बिल्डिंग बना के उसमें पक्का मकान सबको उपलब्ध कराने का अभियान जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक और योजना, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, इस योजना के बारे में ध्यान से सुन लेना। कई जगह हम गए तो लोगों ने हमें कहा, ग्रामीण क्षेत्र में भी कहा कि एक घर में 25-25 आदमी रह रहे हैं, जरा सी टपरिया है। तो उनका 25 कैसे रह रहे हैं? बोले थी तो एक दादाजी की, उनके 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं घर में आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब उनकी शादी हो गई, अब इतने हो गए कि रहेगा ये तो बता दो। उसी दिन हमने तय कर दिया कि एक परिवार के पास रहने के लिए एक प्लाट तो होना चाहिए कम से कम छोटा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रहने के लिए जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए ऐसे परिवारों का अभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सबका रजिस्ट्रेशन करके हर परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में प्लाट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो माफियाओं की जमीन छुड़ा रहा हूं, 21,000 करोड़ की 21,000 एकड़ हो गई है, इस जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, गरीबों में बटेगी। ठीक है कि नहीं है? शहरों में भी जो मुक्त करा रहे हैं उन्हें प्राथमिकता गरीबों के मकान बनाने की। शहरों में मल्टी बनाएंगे, गांव में जहां और सस्ती जमीन मिलेगी उस पर भी आवास के लिए जगह दी जाएगी। भगवान ने पैदा किया तो इतनी जमीन तो यार हिस्से में छोड़ी होगी कि अपना छोटा सा मकान बना के रह सके। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा? कोई मुझे बता दे। गरीबों के मकान, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था, शहर में बहुत कुछ है, लेकिन गांव में पाइपलाइन के जरिए शौचालय हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, और एक योजना और गरीबों के इलाज की योजना। और इससे आयुष्मान कार्ड बन रहे। कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, जब नहीं बने वो पात्र गरीब रह गए हो, वहां भी अभियान चला के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। आयुष्मान कार्ड में प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित होंगे उनमें भी 5 लाख रुपए तक का इलाज हर साल फ्री में परिवार का करा के दिया जाए। कोई बताए कांग्रेस ने कभी किया क्या? नहीं किया। गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान अगर चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। एससी हो, एसटी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो, समाज का कोई वर्ग हो, किसी वर्ग को नहीं सोचा। वो योजना अगर मैं गिनाऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस हो, या टंटा मामा का बलिदान दिवस हो, या जनजाति महापुरुषों के नाम पे अलग अलग स्थानों का नाम रखने का काम हो,
या फिर उनकी जिंदगी बदलने की योजनाएं बना ली हो। एक नहीं 14 योजनाएं हमने बना के दी जो उनकी जिंदगी बदलने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो पिछड़े वर्ग के साथ भी चोट की थी। कागज पे लिख दिया 27%, उनको पता था होना है नहीं, स्टे हो गया, कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन पिछड़े वर्ग के भी हम साथ खड़े हुए और सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बना के सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों को भी बराबरी पे लाने पे का संकल्प लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई को नहीं छोड़ा। सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ ये हमारा मूल मंत्र। मेरी बहनें बैठी, पूरे प्रदेश में भी बहनें सुनते हो, बहनों की जिंदगी बदलने का गंभीर प्रयास कब कांग्रेस की सरकार ने किया, कोई बता दो दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने तय किया। आप एक बार सोच के देखो मेरी बहनों, पैदा होने से पहले मैं क्या, पैदा होने के बाद में पहले कहता था, अब पैदा होने के भी पहले गरीब बहन, मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली होगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया उसके खाते में डाले जाएंगे ताकि वो आराम भी कर सके घर में रह के और उसको पोषण आहार भी मिल सके, ताकि बच्चे का भी पालन कोख में भी ठीक से हो सके। कभी कोई कल्पना करता है? कांग्रेस ने कभी सोचा होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया, ताकि गरीब बहन अगर मजदूरी करती हो तो कम से कम महीना भर जाके तो आराम कर ले और ऐसे समय लड्डू वगैरह खाने भी मिल जाए ताकि ढंग से पोषण आहार उसको मिल जाए। कब कांग्रेस ने सोचा? तय किया हम लोगों ने, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई। और अब 2 मई के दिन लक्ष्मी लाडली दिवस मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। उस दिन पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी सम्मेलन होंगे। माता पिता और लाडली लक्ष्मी, अरे जिन बेटियों को गोद में मैंने खिला खिला के प्रमाण पत्र बांटे थे लाडली लक्ष्मी के, वो कॉलेज में जब मैं पहुंचता हूं कहती मामा तुम्हारी लाडली लक्ष्मी 2005-6 में जो पैदा हो गई, आज इस उम्र के अब वो कॉलेज में पढ़, 12वीं पढ़ रही है, 11वीं पढ़ रही है और तय किया कि 6वीं पास करके 5वीं पास करके 6वीं में तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 11वीं 12वीं में और उनको छात्रवृत्ति। और अब एक बेटी ने मुझे कहा कि मामा कॉलेज में आ गए। अब तो हमने कहा कि कॉलेज की शिक्षा भी लाडली लक्ष्मी बेटियों की निःशुल्क करवाई जाएगी ताकि उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करें। एक बात मेरी, अभी तो मामा की बात हो रही बेटा। अच्छा मेरी बहनों, 2-3 चीजें तुमसे अपन ने तय किया, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% सीटों पर केवल बहनें लड़ेगी, भाई नहीं लड़ेंगे। अब मैं तुम्हें राज्य की बात बताऊं, जब ये फैसला हमने किया तो अकेले में लड़ते थे, कई पुरुष मुझसे कहते कहा ये घरों में रहने वाली, ये घूंघट वाली, ये क्या राज चला पाएगी, ये क्या कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, ये ठीक से चला ही नहीं पाएगी। अरे कहते आदमी भी ठीक से नहीं चला पाते, इसका कौन सी करेगा। हमने जिद करके ये फैसला किया और आज मुझे कहते हुए घर में कि महापौर जैसे पदों पर सुशोभित होने वाली बहनें चमत्कार करके उन्होंने मध्य प्रदेश में दिखाया है। कोई कसर नहीं छोड़ के पार्षद बनती। अब कई भैयों का नंबर जरूर कट गया, वो थोड़े बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। अच्छा गांव में तो अजब हालत होती थी, घर के बाहर निकलने नहीं देते थे। घूंघट, चूल्हा, रोटी, साफ चुनाव लड़ेंगे, जरा 50 आदमियों का खाना बना। लेकिन अब कई बार साहब को बैग पकड़ के घूमना पड़ता है। लोग कहते हैं सरपंच पति जा रहे हैं, पार्षद पति भी हो गए हैं। अब देखो कितना बड़ा परिवर्तन आया। अगर ये एक परिवर्तन नहीं होता तो बताओ क्या राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का होता? क्या नहीं हो सकता। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। दूसरा फैसला किया हमने शासकीय नौकरियों में कि शिक्षकों की नौकरी में 50% रिजर्वेशन। अब बहनें पढ़ा रही है हमारी। एक बात आज और बताता हूं, पुलिस में हमने तय किया 30% बेटी की भर्ती करेंगे।
मैं सच कह रहा हूं, पुलिस वालों ने इतना विरोध किया कमरे में, क्या कर रहे हैं सर, ये क्या करेंगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस की यूनिफॉर्म में बेटियां डंडा उठाती है तो अपराधी कांप जाते हैं, अपराधी कांप जाते हैं। चारों तरफ आपको दिखाई देती होंगी हमारी बहनें सुरक्षा के काम में भी लगी। ये बहुत सोच समझ के किया। मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहता हूं, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण, शिक्षा की व्यवस्था और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आर्थिक सशक्तिकरण। अभी फैसला किया कि इंदौर और भोपाल में दोनों जगह महिला उद्यमियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि महिला उद्योगपति निकले बड़ी संख्या। इधर वाले गुस्सा तो नहीं हो रहे, उधर ताली बज रही है, इधर भी बजाओ ना। महिला उद्यमी नहीं कर रही, उद्योगपति बन के आगे आ रही। अब बिना आर्थिक सशक्तिकरण के कैसे काम चलेगा? और एक बात और कि संपत्ति अगर धर्मपत्नी के नाम पे करोगे तो स्टाम्प शुल्क 3% ही लगेगा, 1% नहीं लगेगा। तो पहले तो नाम करवाते नहीं थे, साहब का ही नाम होगा, जब 3 से 1% हुआ वो जब तेरे नाम करवा देते। तो कई जगह संपत्ति बहनों के नाम होगी। अब मेरे लिए ये देखिए, मन में देखिए बराबरी कब होगी? तब जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब सशक्तिकरण होगा। और इसलिए एक नहीं, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चमत्कार कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, एक नहीं ताकत उभर रही। 40 लाख बहनें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में है। हमने एक फैसला किया 2000 इधर वाले मिलने जा रहे हैं 2018 में हमने फैसला किया, बच्चों का जो पोषण आहार बनता, रेडी टू ईट कहते हैं, वो बनता 800 करोड़ रुपया का। कौन बनाते थे इसको? ठेकेदार। एमपी एग्रो ठेकेदार तय करता था और बड़ा खेल चलता था इसमें, कौन को ठेका मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ठेकेदार छोड़ो यार, ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने हैं, स्वयं सहायता समूह, इसके संघ बनाएंगे। अब इस फैसले का भी खूब विरोध हुआ, लेकिन 18 में हमने फैसला कर दिया कि खुद प्लांट लगाएंगी बहनें, सरकार देगी पैसा प्लांट लगाने के लिए, और खुद वो चलाएंगी। अगर कोई बहन पोषण आहार बनाएंगी तो बच्चों के लिए अच्छा बनाएंगी, वो ठेकेदारों से तो अच्छा बनाएंगे। अब हमने 18 में यह फैसला कर दिया। 19 में कमलनाथ दादा धमके, उनने बहनों से छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया। मेरी बहनों अब फिर ठेकेदारों से छीन के वो सारे प्लांट बहनों के हवाले कर दिए गए हैं और बहनें पोषण आहार बनाने का काम करें। स्कूल में यूनिफॉर्म सिलना, गेहूं की खरीदी, एक नहीं अनेकों चीजें हमारी बहनें करने का काम कर रही हैं। गरीबों ने कोरोना के कारण मुझे लगा कि बिजली के बिल, अब ये गरीब कैसे भर पाएंगे, तो हमने उस समय फैसला किया स्थगित गरीबों के बिजली के बिल। अब वो स्थगित करके बाद में बिजली वालों का कब 6 किस्तों में ले लें। अब 6 किस्तों में अगर नहीं तो वो सरचार्ज लग जाता है, और सरचार्ज लगता है तो बहुत बिल बड़ा हो जाता है, तो बड़े बड़े बिल आते हैं। गरीबों की तकलीफ को देखते हुए, गरीब मतलब 88 लाख लोगों के बिल थे ये 6,400 करोड़ रुपए के, वो 6,400 करोड़ रुपए के बिल अब गरीब नहीं भरेगा, मामूली भरवाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गांव में, शहरों में शिविर लगाकर उन बिलों को ठीक करवाए, कार्यकर्ता उस काम में जुट जाए ताकि हम गरीबों को यह राहत भी दिला सके। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं, केवल गरीब नहीं, नौजवान बेटा बेटियों, रोजगार और शिक्षा हमारी बड़ी समस्या है। एक बात साफ सुन लेना, जो कमलनाथ ने योजना बंद कर दी थी, हमने तय किया अजय ये योजना समाज के हर वर्ग के लिए है, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए। हमने तय किया कि जितने विद्यार्थी संबल योजना के अंतर्गत आते हैं, मतलब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के आते हैं,
वो किसी जाति समाज के हो, वो सामान्य हो, वो पिछड़े हो, वो ओबीसी हो, वो अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग के हो, बिना किसी भेद के हमने तय किया कि उनकी पढ़ाई की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये संबल योजना बच्चे का बनना है, बीच में वो पैसा भराना बंद हो गया था और संबल में से कई नाम काट दिए। अब कार्यकर्ता सुन लें, जो जायज नाम संबल से काटे गए हैं वो सब के सब जोड़ने के लिए पोर्टल फिर से चालू किया जा रहा है ताकि वो नाम जुड़ सके। और आपकी भी ड्यूटी है कि जो जायज नाम ईमानदारी से जो पात्र है उनके नाम जुड़ जाए। बच्चों की पढ़ाई की फीस, बिजली का बिल 100 रुपया में उससे लगा के अनेकों बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, और पढ़ाई में भी केवल साधारण नहीं, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी पढ़ाई करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 7 लाख 8 लाख रुपया साल, वो फीस भी मम्मी पापा नहीं मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार। जब आपने प्रदेश अगर बच्चा मेधावी है, टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, तो उसको मन महसूस करना रह जाना पड़े कि काश मेरे माँ बाप के पास भी पैसा होता तो मैं भी बड़ा मुकाम हासिल कर लेता। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये संबल योजना अब फिर से पुनर्जीवित करके नए स्वरूप में फिर से चालू करने का हम काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ रहा, उसके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता। नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं, एमएसएमई छोटे छोटे उद्योगों को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे प्रदेश के सामने रखना चाहूंगा, हमने तय किया है महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। देखिए, रोजगार का मतलब एक सरकारी नौकरी, वो अब निकाल। अभी तक 44,000 भर्तियां हम कर चुके हैं और मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के बेटा बेटियों को कि लगभग 1 लाख पदों पर और भर्ती की जाएगी। अभी आपने देखा पुलिस के फिर से निकल गया, 6,000 की भर्ती हो गई, फिर 6,000 से निकल गया। अच्छा, पुलिस के मामले में भी एक बात और सुनो, केवल लिखित परीक्षा होने लगी तो लिखित परीक्षा में क्या होता है? लिखित परीक्षा में दौड़ भाग तो देखते नहीं कि कौन ने कमरे में बैठ के पढ़ाई करी। तो एक बात हमारे दिमाग में आई कि देखो भैया, अगर चोर डाकू को पकड़ना है तो दौड़ना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, जंगलों की खाद भी छाननी पड़ेगी। अब जो कमरे में बैठ के बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, क्या वो ये काम कर पाएगा? कर पाएगा क्या? और देखो भैया, ये लिखा पढ़ी में तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे, कल्लू मन्ना चन्ना जुम्मन, उनके बेटा बेटी कहां से आएंगे बताओ? आएंगे क्या? ये भी सजग नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखों के आ जाए। अरे भैया, कम से कम पुलिस में तो गरीबों के भी आ जान दो यार। हमारे भी बच्चे दौड़ लेंगे, भाग लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अपराधियों को पकड़ लेंगे। तो इस बात पैटर्न बदल दिया मैंने, और पैटर्न बदल के तय कर दिया कि 50% नंबर होंगे दौड़ के, भाग के, दौड़े भागे कूदे, और इसमें कोई बेईमानी ना हो। इससे पूरी वीडियोग्राफी और साइंटिफिक तरीके से जैसे दौड़ाएंगे तो पांव में टैग बांध के दौड़ाएंगे ताकि कोई बेईमानी ना कर सके। कंप्यूटर में जाए कि इसके दौड़ इतनी तेज है तो कोई बेईमानी ना हो पाए। ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? और नहीं तो ज्यादा पढ़े लिखे आ गए तो सिपाही बेचारे गरीबों की बच्चे नहीं बन पाएंगे। अब जो 6,000 भर्ती निकल रही उसमें ये योजना लागू। और एक काम और सुनो, मतलब मैं बहुत सोचता रहता हूं, मन में बेचैनी भी होती है। धीरे धीरे ऐसा दिमाग बना दिया कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। अरे दुनिया भर में देखो भैया, रूस में रूसी, रशियन भाषा, जर्मन में जर्मन भाषा, जापान में जापानी भाषा, अपने ना ऐसा बना दिया। और ये भी षड्यंत्र है। ये पढ़े लिखे जो कुछ संपन्न परिवार अंग्रेजीदा होते हैं वो कहते हैं अपने बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ जाते हैं तो अंग्रेजी की गिटपिट चलने दो, तो गरीबों की आ ही नहीं पाएंगे, मध्यम वर्गीय रह जाएंगे। और इस चक्कर में गरीब भी मार पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल छोड़ के चलो यार अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया है मध्य प्रदेश की धरती पर
हिंदी में पढ़ाई होगी। विश्वास क्या कहते हुए मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर की जाएगी तो मेडिकल की पढ़ाई। अब ये देखिए, ये जनता के दिल की आवाज है। ये अंग्रेजी प्रतिभा को कुंठित करके मार देती है और कुछ लोगों के बच्चे बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। ये अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी आगे आए। अपनी भाषा विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो कोई दूसरे की भाषा में कर सकता है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़कर कुछ मानसिक रूप से गुलाम हो गए। ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई विभाग और इसलिए एक स्कूल और खोल रहे, उसका नाम है सीएम राइट स्कूल। इस बार बजट में उसके लिए प्रावधान किया है। हम लगभग 1500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 24 करोड़ रुपया में। गांव में भी 15, 20, 25 गांव के बीच में देखो आजकल चलन चल गया। पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी मीडियम, फलाना सेंट फ्रांसिस, पता नहीं कौन कौन सी स्कूल, उनमें चलो। हमने कहा यार अच्छे स्कूल तो बना। अब गरीबों के बेटा बेटी कहां के भास्कर क्या कौन सी वैली है उसमें जाके पढ़ेंगे बताओ? संस्कार वैली में कहां से जाके पढ़ेंगे? मुश्किल से तो पेट भरा रहा है। संस्कार वैली, डीपीएस, कहां जाएंगे गरीबों के बच्चे? तो अपन ने तय किया कि यार अपन ही इनसे अच्छे स्कूल बना सकते। 24 करोड़ रुपया में बिल्डिंग बनी, उसमें लाइब्रेरी होगी, प्रयोगशाला होगी, स्मार्ट क्लास का मतलब अगर दिल्ली में बैठ के कोई पढ़ाएगा तो क्लास में उनको सामने दिखाई देगा, वो सवाल जवाब भी कर सकेंगे। क्योंकि हर गांव में बड़े बड़े टीचर भेज नहीं सकते अपन। स्मार्ट क्लास भी होगी और इसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बना, भोपाल में भी बन रहा है। आप सब क्या बन रहे हैं ना, भोपाल में भी बन रहे हैं। शानदार स्कूल, बिल्कुल बढ़िया, सारी सुविधाएं, वैसे शिक्षक, ताकि पढ़ के। और गांव में हमने क्या किया, 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल। अब एक स्कूल में जाएंगे कैसे लोग? तो बस जाएगी, क्योंकि सड़कें तो बढ़िया करी दी अपन ने। तो बस लेने जाएगी, बच्चे बस में बैठेंगे, स्कूल में आएंगे, आधा घंटे में स्कूल पहुंच जाएंगे। शाम को जैसे छुट्टी की घंटी बजी फिर बस में बैठे और फिर घर छोड़ दिए। शानदार पढ़ाई करवा के गरीबों के और किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने का चमत्कार होगा तो अपने मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में भी हम लोग सुधार करेंगे। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रकल्प चल रहे और वैसी स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्थाएं, उसको बेहतर बनाने का कोविड काल में काफी काम हुआ। उसके बहुत विस्तार में जाके मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो काम भी हम कर रहे हैं। रोजगार की बात कर रहा था मैं, एक सरकारी नौकरियों में रोजगार, दूसरे मेरे बेटा बेटियों निराश मत होना है। रोजगार की व्यापक योजना बनाई। रोजगार के लिए महीने में एक दिन रोजगार दिवस। हमने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर रोजगार दिवस का